जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सवाल नंबर 30 के ए पर। सवाल नंबर 30 का ए देखते हैं क्या कहता है। सवाल कहता है राजेश एवं सीताराम साझेदार हैं जो लाभ व हानियों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। ठीक है, कौन कौन साझेदार है? राजेश और सीताराम। इन लोगों का पुराना अनुपात क्या है? 3:2। ठीक है, तो आप देखते हैं बैलेंस शीट। यहाँ आपके सामने बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को आप देखेंगे, लाइबिलिटी साइड में क्या दिया गया है? क्रेडिटर्स कितना? 1500 रुपया। बिल्स पेबल, उसी तरीके से जनरल रिजर्व, कैपिटल दिया गया है राजेश और सीताराम की। तो लाइबिलिटी साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह जनरल रिजर्व नजर आएगा। इस जनरल रिजर्व के बारे में आपको क्या बताया गया है कि यदि फर्म के पुनर्गठन के समय, अर्थात जब फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा या फर्म का जब भी पुनर्गठन होगा, तब उस समय फर्म के आर्थिक चिट्ठा के दायित्व भाग में यदि जनरल रिजर्व रहे या कोई और रिजर्व रहे या संचित लाभ रहे या कोई अवितरित लाभ रहे, तो क्या बताया गया इसके बारे में कि इसको पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटकर समाप्त कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस जनरल रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग? पुराने साझेदार यानी राजेश और सीताराम के बीच क्या करेंगे? पुराने अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर संपत्तियां दी गई है, आप देख सकते हैं। संपत्ति में कैश है, डेटर्स है। डेटर्स पर 500 रुपया प्रोविजन भी है, स्टॉक है, प्लांट है और बिल्डिंग है। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे कहता है उन्होंने मोहन को साझेदारी में निम्न शर्तों पर लिया। नया साझेदार कौन आ रहा है? मोहन। तो नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया गया। उसके लिए क्या शर्त थी? तो शर्त यहां दिया गया है। शर्त क्या है? कह रहा भवन का मूल्य 1500 रुपये से बढ़ाया जाना है। तो ये पुनर्मूल्यांकन वाली बात आ गई, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। ये भी पहले आपको बताया जा चुका है कि जब फर्म का पुनर्गठन होता है, अर्थात फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या फर्म में किसी साझेदार की मृत्यु होती है, तो उस समय क्या किया जाता है? फर्म में विद्यमान संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और इससे कुछ संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है, कुछ संपत्ति का मूल्य घट जाता है, कुछ दायित्वों के मूल्य में भी वृद्धि होती है, दायित्व के मूल्य में कमी भी हो सकती है। तो इस क्रिया को हम लोग पुनर्मूल्यांकन कहते हैं, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन से क्या होगा? फाइनली या तो फर्म को कुछ लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो यहां देखिए क्या कह रहा है? भवन का मूल्य 1500 रुपये से बढ़ाया जाना है। अब भवन का मूल्य यदि बढ़ेगा तो क्या होगा? फर्म को लाभ होगा। फिर कहता है आगे संयंत्र को 1000 रुपये से बढ़ाना है। संयंत्र को 1000 रुपये से बढ़ाना है। तो संयंत्र के मूल्य में भी वृद्धि होगी तो क्या होगा? इससे फर्म को लाभ होगा। आगे कहता है संदिग्ध ऋणों के लिए संचय को 200 रुपया तक कम किया जाना है। ये एक नई बात हो गई, आप ध्यान से देखें। संदिग्ध ऋणों के देनदार कितना है? 3000 रुपया, और इस पर संदिग्ध ऋण के लिए संचय कितना किया गया? कितना प्रोविजन है? 500 रुपया। अर्थात देनदार में यहां पर 500 रुपये की कमी की गई है। फ्रेश डेटर यानी गुड डेटर्स कितना दिखाया गया है? 2500 रुपया। यहां कह रहा है समायोजन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है, या शर्त जो दी गई है उन शर्तों में क्या कहा गया है कि संदिग्ध ऋणों के लिए संचय को 200 रुपया तक कम किया जाना है। अर्थात इसको अगर 200 रुपया तक कम करेंगे तो 500 को 200 तक कम करने के लिए कितना कम करना होगा? 300 रुपया कम करना होगा। और यदि संदिग्ध ऋणों में कमी, प्रोविजन में कमी होगी तो क्या होगा? देनदार बढ़ जाएगा। अगर अभी देनदार पर प्रोविजन 500 रुपया है तो देनदार हमारा कितना दिख रहा है? यहां पर 2500 रुपया। अब इस प्रोविजन को यदि 200 रुपया तक कम कर दे, यानी 300 रुपया कम करके 200 रुपया ही रखेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा? डेटर्स 2800 रुपया। तो संदिग्ध ऋणों में कमी होने से देनदार में वृद्धि होती है। इससे भी फर्म को क्या होगा? लाभ होगा। क्यों? क्योंकि डेटर्स हमारा संपत्ति है और संदिग्ध ऋणों में कमी होने से डेटर्स बढ़ेगा और डेटर्स के बढ़ने से संपत्ति बढ़ेगा और ऐसा होने से फर्म को क्या होगा? लाभ होगा।
तो यहां पर भवन में वृद्धि से भी फर्म को लाभ हो रहा है, प्लांट के मूल्य में वृद्धि से भी फर्म को लाभ हो रहा है, और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान यानी प्रोविजन में 500 रुपया था, उसमें भी 300 रुपये की कमी करेंगे, 200 रुपया तक कम करना है। तो 500 रुपये को 200 रुपये तक कम करने के लिए कितना कम करना होगा? 300 रुपया कम करना होगा। तो उस 300 रुपये से भी क्या होगा? फर्म को लाभ होगा, क्योंकि इससे देनदार में वृद्धि हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। रहतिया का मूल्यांकन 4200 रुपया पर किया जाना है। अब देख सकते हैं रहतिया कितना था? 4500 रुपया। स्टॉक कितना था? 4500 रुपया। इसका मूल्यांकन अब कितना किया जाएगा? 4200 रुपया। तो स्टॉक के मूल्य में 300 रुपये की कमी हो रही है, और स्टॉक हमारा संपत्ति है, और संपत्ति के मूल्य में 300 रुपया कमी होने से क्या होगा? फर्म को हानि होगी। आगे कहता है मोहन ख्याति के लिए, मोहन जो है नया साझेदार, वो ख्याति के लिए 3000 रुपया और लाभ में 1/5 हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी के रूप में 5000 रुपया लाएगा। ठीक है, पूंजी लाएगा, ख्याति लाएगा। हमको कह क्या रहा है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। हमें क्या बनाना है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। अर्थात एक खाता बनाना है जिसमें संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन को दिखाना है, और उस पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण करना है, और फिर उस लाभ या हानि को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो सवाल तो हम देख लिए, सवाल क्या है? सवाल आप एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं सवाल के सॉल्यूशन, माने इसके उत्तर, इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? हमें क्या कहा गया बनाने के लिए? पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। अर्थात हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, या इसके जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक खाता हम निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही है, बस इसके दो अलग अलग नाम है। ठीक है, तो चलिए यहां देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में आकर के। यहां हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या इसको हम क्या कह सकते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप इस दोनों में से किसी एक को ही मानकर चलेंगे। ठीक है, यहां हमने दो नाम लिख दिया है, क्योंकि इस खाते को इस नाम से भी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कौन अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि इसका निर्माण संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ अथवा हानि का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, और हम जिस खाते का निर्माण लाभ अथवा हानि का निर्धारण करने के लिए करते हैं, चाहे वो जो भी खाता हो, जिस किसी भी नाम से खाता का निर्माण किया जाए, यदि खाता निर्माण करने का मकसद है कि लाभ अथवा हानि का पता चले, और तो ऐसे खाते जो भी होंगे हम उन खातों को क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? सभी हानि और खर्च को डेबिट करें, सभी लाभ और आमदनी को क्रेडिट करें। अर्थात पुनर्मूल्यांकन से हानि होगी तो कहां लिखेंगे उसको? डेबिट में लिखेंगे, और पुनर्मूल्यांकन से लाभ होगा तो कहां लिखेंगे उसको? क्रेडिट में लिखेंगे। या फिर आप एंट्री से भी कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं यहां पर सवाल में देखेंगे आप कि भवन के मूल्य में 1500 रुपया वृद्धि और संयंत्र के मूल्य में 1000 वृद्धि, तो क्या होगा? इससे लाभ होगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्लांट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि संपत्ति है, संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है, और संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो हम क्या करेंगे? और डेबिट करेंगे। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। तो इससे एंट्री क्या बन रहा है हमारा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1500, प्लांट अकाउंट डेबिट कितना? 1000, और यहां संदिग्ध ऋणों के लिए संचय को 200 रुपया तक कम किया जाना है, तो ये भी हमारा लाभ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोविजन अकाउंट डेबिट कितना? 2000 रुपया, सॉरी 200 रुपया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारा एंट्री क्या बना? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग, बाय प्लांट, बाय प्रोविजन लिखा जाएगा ना। तो इस तरह से भी हम एंट्री से भी पोस्टिंग कर सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और डायरेक्ट भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण कर सकते हैं। डायरेक्ट निर्माण करेंगे तो क्या ध्यान में रखना है? सभी हानि को डेबिट में लिखना है, और सभी लाभ को क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, फिर इस खाता को बंद करना है। बंद करेंगे, अगर डेबिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट में अंतर जो निकलेगा उसको हानि मानेंगे, और अगर क्रेडिट ज्यादा होगा
और डेबिट में अंतर निकलेगा तो उसको पुनर्मूल्यांकन से लाभ मानेंगे। तो पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ होगा या फिर जो हानि होगी, उस लाभ या हानि को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर सवाल में क्या था। भवन के मूल्य में 1500 रुपये की वृद्धि हो रही थी, भवन के मूल्य में 1500 रुपये की वृद्धि हो रही थी, तो इससे क्या होगा, फर्म को लाभ होगा। तो लाभ को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहां ये रहा बाय बिल्डिंग्स अकाउंट, कितना, 1500 रुपया। पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ हो, आपको लग रहा है कि लाभ हो रहा है तो उसको कहां लिखना है, आपको क्रेडिट में। ठीक है, और अगर लग रहा है कि हानि हो रही है तो हानि को कहां लिखना है, डेबिट में। डेबिट ऑल लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, नॉमिनल अकाउंट के नियम को याद रखेंगे और इस आधार पर आप इस खाता का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे, बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग में के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, अर्थात बिल्डिंग के पुनर्मूल्यांकन से फर्म को कितना लाभ हुआ, 1500 रुपया। उसके बाद प्लांट के मूल्य में कितना वृद्धि, आप यहां देख सकते हैं प्रश्न में दिया गया है कि प्लांट का मूल्य 1000 रुपये से बढ़ाना है, तो प्लांट के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, 1000 रुपया, अर्थात प्लांट के पुनर्मूल्यांकन से फर्म को क्या लाभ हुआ, 1000 रुपया। उसके बाद देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए जो संचिति थी उसको कम करना है 200 रुपया तक, तो 500 रुपये, पहले कितना था संचिति, 500 रुपया, अब 500 को 200 रुपया तक कम करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 300 रुपया। और ऐसा करने से देनदार क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इससे भी फर्म को लाभ होगा, इसलिए इसको भी हमने क्रेडिट में लिखा। ठीक है, अगर हम देनदार पर प्रोविजन करते और नया प्रोविजन करते तो इससे हानि होती, तो उस हानि को हम डेबिट में लिखते, लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं, पहले से किए गए प्रोविजन में कमी कर रहे हैं, अर्थात इससे देनदार में वृद्धि होगी। अब देनदार बढ़ेगा तो फर्म को क्या होगा, लाभ होगा, तो इस लाभ को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और क्या कह रहा था प्रश्न में कि स्टॉक का मूल्यांकन, देख सकते हैं यहां पर रहतिया का मूल्यांकन 4200 रुपया पर किया जाना है। तो रहतिया कितना था, हमारा स्टॉक कितना था, आप देखिए यहां पर स्टॉक 4500 रुपये का था चिट्ठे के अंदर, चिट्ठे में स्टॉक का मूल्य कितना है, 4500 रुपया। अब अगर इसको 4200 रुपया पर हम पुनर्मूल्यांकित करेंगे तो क्या होगा, इसके कीमत में 300 रुपये की कमी हो जाएगी, और जब संपत्ति का मूल्य गिरेगा, संपत्ति का मूल्य घटेगा, तो इससे क्या होगा, फर्म को हानि होगी, और जब फर्म को हानि होगी तो इस हानि को हम कहां दिखलाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के या पुनर्मूल्यांकन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट भाग में। कहां लिखेंगे इसको, पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट भाग में। क्यों, क्योंकि इससे फर्म को हानि हो रही है, संपत्ति का मूल्य घट रहा है, तो संपत्ति का मूल्य घटता है तो क्या एंट्री बताए थे आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कितना, 300, 4500 से कितना हो गया, 4200, तो कितनी कमी हुई है स्टॉक के मूल्य में, 300 रुपया, और इससे फर्म को हानि कितनी हो जाएगी, 300 रुपया। तो चूंकि हानि हुई है तो हानि को कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ही यूज कीजिएगा, कहीं पर रिवैल्यूएशन, कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ऐसा करने से बेहतर है किसी एक को आप मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट भाग में इसको लिख दिया, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेज। सो हमने लॉस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हमने सभी इनकम, सभी गेन्स को, सभी प्राप्ति को, सभी लाभ को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग हो गया। अब आप ध्यान से देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का योग कितना है, 15, 10, 25, 3, 2800 रुपया, कितना टोटल है, 2800 रुपया योग है इसका। और डेबिट साइड में कितना है, 300 रुपया। क्रेडिट साइड में कितना, 2800, और डेबिट में कितना है, केवल 300 रुपया। तो डेबिट में कमी आ रही है, कितनी कमी आ रही है, ये 2500 रुपये की कमी आ रही है। डेबिट में कितनी कमी आ रही है, 2500 रुपये की कमी आ रही है। तो ये जो बैलेंस निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा 2500 रुपया, इस 2500 रुपये को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये 2500 रुपया कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चूंकि क्रेडिट साइड का योग ज्यादा था, डेबिट साइड का योग कम, लाभ ज्यादा, हानि कम, तो ये क्या बच गया, लाभ बच गया। इसको कहेंगे पुनर्मूल्यांकन से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन। क्या कहलाएगा ये, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन। और अगर बाय द वे डेबिट ज्यादा होता, क्रेडिट कम होता, तो यही अंतर कहां निकलता, क्रेडिट में निकलता। तो उसको हम लोग इसके लिए भी हम लोग यहां लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बट इसको कहते हैं लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस ज्यादा होगा प्रॉफिट कम तो लॉस निकलेगा डिफरेंस, ठीक है। और प्रॉफिट ज्यादा होगा लॉस कम तो प्रॉफिट निकलेगा डिफरेंस। इस प्रॉफिट को या लॉस को जो भी होगा उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या लॉस होता तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट ये क्या है हमारा? प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन। अगर इधर निकलता तो क्या कहते हैं उसको? लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन, ठीक है। फिलहाल अभी क्या है ये 2500 रुपया? प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन। हमने क्या बताया है कि पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ होगा, जो भी हानि होगी, फाइनली अंतिम रूप से जो भी लाभ या हानि बचेगा, उस लाभ या हानि को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच अर्थात राजेश और सीताराम के बीच पुराने लाभ विभाजन अनुपात यानी 3:2 में, जो इन लोगों का लाभ विभाजन अनुपात है ये रहा 3:2 में, इस अनुपात में बांट देंगे। तो चलिए देखते हैं इस 2500 रुपया को क्या करेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन। राजेश को कितना मिलेगा? इस 2500 का 3/5, 3:2 में बांटेंगे तो 3/5, 1500 रुपया किसको मिलेगा? राजेश को। और फिर सीताराम को कितना मिलेगा? इस 2500 का 2/5 यानी 1000 रुपया। तो इस तरह से हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय हमको क्या ध्यान में रखना होगा कि ये नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट में जो भी लाभ होगा हम उस लाभ को कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। और हानि होगी तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। क्रेडिट ज्यादा होगा, डेबिट कम तो अंतर पुनर्मूल्यांकन से लाभ कहलाएगा। उस लाभ को साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। या अगर डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट कम तो अंतर में जो निकलेगा उसको लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन कहेंगे। और उस लॉस को भी हम फर्म के पुराने साझेदारों के बीच इसी तरीके से इस साइड में पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। आप इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान से देखें, क्योंकि इसके बाद यहां से जो भी सवाल बनेगा आखिरी तक तकरीबन सभी प्रश्नों में हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का निर्देश दिया जाएगा। तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता इसी आधार पर बनाएंगे। प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस को डेबिट में लिखेंगे और खाता को बंद करके जो भी अंतर आएगा, अंतर डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट कहलाएगा, अंतर क्रेडिट में आएगा तो लॉस कहलाएगा। और उस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको फर्म के पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा आपका पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपके पूरे स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। और ये रहा आपका सवाल भी आप देख सकते हैं। अपना सवाल आपके ही किताब से लिया गया, डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। आप किताब से सवाल मिला करके बनाएंगे और देखें, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे आप पूछेंगे। ये रहा कंप्लीट सवाल, क्योंकि इस सवाल में केवल पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने केवल पुनर्मूल्यांकन खाता ही बनाया है। पूंजी और ख्याति लाने वाली जो बात थी हमने उसके लिए कोई लेखांकन नहीं किया है। आगे कहा जाएगा, आगे प्रश्न में तो करेंगे। क्योंकि इसमें केवल पुनर्मूल्यांकन खाता कहा गया था, इसलिए हमने केवल पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया। तो ये आप देख सकते हैं सवाल, ये आपका बैलेंस शीट है। इसमें क्या था? देनदार पर प्रोविजन 500 रुपया था। इस प्रोविजन को, इस 500 रुपया प्रोविजन के चलते हमारा देनदार 3000 से 2500 हो गया था। अब कह रहा है इस प्रोविजन को 200 रुपया तक कम कीजिए। 200 रुपया तक तो कितना कम करना होगा? 300 रुपया कम कर देंगे तो 200 रुपया पे ये खुद आ जाएगा। तो 300 रुपया जब कम करेंगे, अर्थात अब ये जब 200 रहेगा तो बाहर कितना आएगा? 2800। इस तरह से देनदार बढ़ रहा है और जिस कारण देनदार बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगा, उसको हम लाभ के श्रेणी में शामिल करेंगे। तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। ये रहा आपका सवाल, ठीक है। तो इस प्रश्न में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।